आज तो कितनी जोर की बारिश हो रही है। वैसे घनश्याम भाई, हमारे भाग्य ने हमारा साथ दिया। जरा देखो तो हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ भाई, फसल तो अच्छी है, लेकिन ये फसल हमारे भाग्य की वजह से नहीं बल्कि हमारे कर्म का फल है। जब हम दोनों ने मिलकर इस खेत में कड़ी मेहनत की है, तभी जाकर तो हमारे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है। अरे नहीं भाई, यह सब कुछ हमारे भाग्य की वजह से ही हुआ है। यदि हमारे भाग्य में यह अच्छी फसल नहीं लिखी होती तो हमें कभी भी नहीं मिलती। इसलिए भाग्य ही बड़ा है। इस बात को लेकर दोनों मित्रों के बीच बहस हो जाती है। अरे क्या बात है भाई, आप दोनों आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं? अरे देखिए ना मन्ना भाई, ये मेरा मित्र शामू कहता है कि भाग्य सबसे बड़ा होता है, जबकि मेरा कहना है कि जब तक इंसान कर्म नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए कर्म ही बड़ा है। बात तो सही है। यदि कोई वस्तु इंसान के भाग्य में ना हो तो वह नहीं मिल सकती, लेकिन बिना कर्म किए भी तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अरे भाई, आप दोनों की बहस उचित है, लेकिन इसका फैसला कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए आप दोनों को महाराज के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर दोनों मित्र राजमहल में पहुंच जाते हैं। बोलिए, आप लोगों की क्या समस्या है? आप दोनों राज्यसभा में क्यों आए हैं? महाराज, मेरा नाम घनश्याम है और ये मेरा मित्र शामू है। हम दोनों आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं युवक, पूछो, तुम दोनों कौन से सवाल का जवाब जानना चाहते हो? महाराज, मेरा कहना है कि कर्म बड़ा है, लेकिन मेरा मित्र का कहना है कि भाग्य बड़ा है। अब आप ही बताइए महाराज कि क्या बड़ा है? बात तो सही है, यदि इंसान कर्म ना करे तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि इंसान के भाग्य में कोई वस्तु लिखी है तो वो उसे जरूर मिलती है। इसीलिए इस विषय पर तो कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। क्या हुआ महाराज, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? युवक, इस प्रश्न का उत्तर देना इतना भी आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए। ठीक है महाराज, यदि ऐसी बात है तो फिर हम दोनों 1 महीने बाद ही आएंगे। इतना कहकर दोनों मित्र वहां से चले जाते हैं। क्या करूं? इस सवाल का जवाब कहां से मिलेगा मुझे? मैं ऐसा करता हूं, कल सुबह ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकलता हूं। अगली सुबह होते ही राजा अपना वेश बदलकर प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक नगर के पास से होकर गुजरता है। अरे भाई, जरा आप लोग सावधानी पूर्वक काम करें, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते ही ये सारा सामान मुझे दूसरे देश को ले जाना है। शायद इस प्रकार चलते रहने से ही मुझे मेरी प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसी सेठ के पास नौकरी कर लेता हूँ, हो सकता है इससे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। इतना सोचकर राजा सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपका कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर जरूर रख लूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि मैं तुम्हें काम पर रखूं? सेठ जी, मेरे अंदर यही विशेषता है कि जो कोई कार्य कोई नहीं कर सकता, वो कार्य मैं कर सकता हूँ। मैं आपके मुश्किल समय में बहुत काम आऊंगा। तो फिर ठीक है युवक, मैं तुम्हें प्रत्येक दिन 5 सोने की मोहरें दूंगा।
मुझे मंजूर है सेठ जी। बहुत अच्छी बात है, तुम आज से ही हमारे पास काम पर लग जाओ। इतना सुनते ही राजा भी उन बोरियों को उठाने लगता है। युवक, तुम तो बड़े ही मेहनती लगते हो। जिस बोरी को 2 लोग मिलकर उठाते हैं, तुम उसे अकेले ही उठा कर ले आ रहे हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। राजा को काम करते करते लगभग शाम होने वाली थी। अरे रुक जाओ युवक, क्या सारा कार्य आज ही कर डालोगे? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम विक्रम है। अच्छा ठीक है विक्रम, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल से तुम सुबह समय से आ जाना, ठीक है? वैसे यहाँ पर तो कर्म ही बड़ा है, क्योंकि जब मैंने कर्म किया तभी जाकर मुझे पैसे मिले, लेकिन इससे मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं हुई। ये सारी बातें सोचते सोचते राजा एक ढाबे के पास से गुजरता है। वैसे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो कुछ खा लेता हूँ। इतना कहकर राजा उस ढाबे से उन 5 सिक्कों से एक खाने की थाली खरीदता है। मेहनत करने के बाद तो भूख भी कितनी जोर की लगती है। चलो मैं जल्दी से खाना खाकर कहीं रुकने का इंतजाम करता हूँ। अरे बेटा, जरा मेरी बात सुनो। अरे क्या बात है बूढ़े बाबा? बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकते हो? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप ये सारा खाना खा लीजिए। इतना बोलकर राजा उस खाने की थाली को उस बुढ़े व्यक्ति को दे देता है। वाह बेटा वाह, तुम तो वाकई कितने महान हो। तुमने इस खाने को खुद ना खाकर मुझे दे दिया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतना बोलकर वह बूढ़ा व्यक्ति उस खाने को लेकर वहाँ से चला जाता है। वैसे उस खाने को मैंने अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा था, लेकिन वो खाना मेरे भाग्य में नहीं था, इसीलिए मुझे नहीं मिला। ये हिसाब से तो भाग्य बड़ा हुआ। विक्रम, जल्दी से सारा अनाज की बोरियां लाद दे, मुझे जल्दी ही निकलना होगा। लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। सेठ जी, यदि आपकी बाईं आंख फड़क रही हो तो आज विदेश यात्रा शुभ नहीं। मेरा मानो तो आपको कल निकलना चाहिए। अरे नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो एक मिथ है और कुछ नहीं। ये सारा अनाज मुझे आज ही पहुंचाना है। सेठ जी, यदि आपकी यही जिद है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है विक्रम, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। फिर विक्रम भी जहाज पर चला जाता। जहाज चलते चलते समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, अचानक से ये काले बादल कहाँ से आ गए? सेठ जी, मुझे तो लगता है आज काफी जोर का तूफान आने वाला है। अरे विक्रम, शुभ शुभ बोलो। यदि तूफान आ गया तो हमारा क्या होगा? सेठ इतना कह ही रहा था कि तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है और साथ ही समुद्र में जोर जोर से लहरें उठने लगती हैं। जहाज पर सवार लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदने लगते हैं। विक्रम, तुमने कहा था कि तुम कठिन समय में मेरे काम आओगे। आज तो मुझे मेरी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही है। तुम मेरी जान बचाओ विक्रम। सेठ जी, आप चिंता न करिए, आप इस लकड़ी के एक सिरे को पकड़ लीजिए।
अब यहाँ से बचने का सिर्फ यही एक उपाय है। सेठ तुरंत ही उस लकड़ी के दूसरे सिरे को पकड़कर समुद्र में कूद जाता है। अरे सेठ जी तो बेहोश हो गए। राजा तथा वह सेठ दोनों बहते बहते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। हे भगवान, मैं तो कितना थक गया हूँ। इतना कहकर राजा अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी एक मगरमच्छ आता है और सेठ की टांग पकड़कर समुद्र में खींच ले जाता है। कुछ देर बाद ही जब विक्रम की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि सेठ वहाँ पर नहीं है। अरे सेठ जी कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ पर थे, इतनी जल्दी आखिर कहाँ जा सकते हैं? तभी राजा की नजर जमीन पर पड़ती है जहाँ पर वह मगरमच्छ सेठ को खींचकर ले गया था। अरे ये पैरों के निशान तो एक मगरमच्छ के हैं, तो इसका मतलब सेठ जी को एक मगरमच्छ खींच कर ले गया है। हे प्रभु, मैंने सेठ जी की जान अपने प्रयास से तो बचा ली, लेकिन सेठ जी के भाग्य में जीवन ही नहीं था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये तो कितना बुरा हुआ, मैं सेठ जी की रक्षा नहीं कर पाया। राजा इस बात को सोच सोच कर काफी ज्यादा शोक प्रकट करता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। चलो सीधे ही चलता हूँ, हो सकता है कोई नगर ही मिल जाए। इतना सोचकर राजा वहाँ से निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक राज्य में पहुंचता है जहां की राजकुमारी की यह जिद थी कि वह विवाह करेगी तो सिर्फ विक्रमादित्य से ही करेगी, अन्यथा पूरे जीवन कुंवारी ही रहेगी। अरे भाई, ये राज्य कौन सा है? भैया, यह मंगोलिया राज्य है, लेकिन आप कौन हो भाई? अरे भाई, मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। तुम विक्रमादित्य हो? ये कैसा मजाक है? मैंने भी विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम के बहुत से किस्से सुने हैं। तुम तो विक्रमादित्य नहीं हो सकते। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर विक्रम अपनी कहानी उस व्यक्ति को बताता है। कहानी सुनकर व्यक्ति हैरान ही रह जाता है। महाराज, हमारे राज्य की राजकुमारी ने यह प्रण लिया है कि वह अपना विवाह सिर्फ आपके साथ ही करेंगी, अन्यथा पूरे जीवन कुंवारी ही रहेंगी। चलिए महाराज, हमारे साथ राजमहल को चलिए। ठीक है भाई, मुझे अपनी राजकुमारी के महल में ले चलो। वह युवक जल्दी ही राजा विक्रमादित्य को अपने राजा के पास ले जाता है। महाराज, हम तो आपकी प्रतीक्षा में ही बैठे हैं। मेरी बेटी ने आपसे विवाह करने का प्रण लिया है, लेकिन शर्म के मारे मैं आपसे कभी मिलने नहीं आ सका, क्योंकि आपकी और मेरी बराबरी कहाँ हो सकती है महाराज। नहीं महाराज, इस प्रकार की बात बोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। महाराज, यदि राजकुमारी का प्रण मुझसे विवाह करना है तो मैं राजकुमारी के साथ विवाह अवश्य करूंगा। फिर राजा विक्रमादित्य का विवाह उस राजकुमारी के साथ ही हो जाता है। अच्छा महाराज, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। फिर वह दोनों पति पत्नी पैदल ही अपने राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते एक जंगल से होकर गुजरते हैं। अरे स्वामी, ये रोने की आवाज किसकी है? मुझे लगता है कोई मुसीबत में है, हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ प्रिया, ये आवाज तो इस तरफ से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों उसी दिशा में बढ़ते हुए चले जाते हैं जिधर से वह रोने की आवाज आ रही थी। राजा चलते चलते अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ती है जहाँ पर एक छोटी सी लड़की बैठकर रो रही थी।
अरे क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? और तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम गुड़िया है। मैं यहीं पास के गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती हूँ। अरे बेटी गुड़िया, अब हम लोग काम पर जा रहे हैं। तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। अंदर ही खेलना, बाहर मत जाना। ठीक है माँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। इतना सुनकर उसके माता पिता काम के लिए चले जाते हैं। अरे वाह, बाहर तो कितना सुंदर दृश्य है। जरा देखो तो उन प्यारी तितलियों को, कितनी आकर्षक लग रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर बाहर चलकर खेल लेती हूँ, फिर अंदर आ जाऊंगी। इतना सोचकर गुड़िया अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आती है और उसे वहीं घास पर लिटा देती है और खुद तितलियों के साथ खेलने लगती है। अरे वाह, ये तितली तो कितनी प्यारी है। वह इतना कह ही रही होती है कि तभी एक गिद्धनी उसके भाई को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाती है। अरे दोस्त, तू मेरे भाई को कहाँ ले जा रहा है? छोड़ दे मेरे भाई को। बेचारी गुड़िया उस गिद्धनी का पीछा करते करते काफी दूर तक चली जाती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी? मेरे भाई को तो वह दुष्ट गिद्ध उठा ले गया। अब मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगी। जब तक मेरा भाई मुझे नहीं मिल जाता, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। तब से मैं यहीं पर बैठी हूँ, लेकिन मुझे मेरे भाई की कोई भी खबर नहीं मिल पाई। बेटी तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। अरे प्रिया, तुम इस बच्ची का ख्याल रखो, मैं जल्द ही वापस लौट कर आऊंगा। इतना कहकर राजा उस गिद्धनी की तलाश में निकल पड़ता है। राजा चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। अरे महाराज, आप मेरी सहायता करो, बदले में मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। अरे ये किसकी आवाज है, जबकि आसपास तो कोई भी नहीं है? महाराज नीचे देखिए, नीचे मैं एक चूहा हूँ। अरे चूहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं ढंग से चल भी नहीं पाता। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते करते थक गया हूँ, लेकिन चढ़ नहीं पाया। यदि तुम मेरे लिए इस पेड़ से कुछ फल तोड़ दो तो मैं आपको उस गिद्धनी के सारे राज बता सकता हूँ। राजा ने जैसे ही चूहे के मुख से उस गिद्धनी का नाम सुना तो वह चौंक ही जाता है। अच्छा ठीक है चूहा, मैं तुम्हारे लिए फल अवश्य तोड़ दूंगा। इतना बोलकर राजा उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर चूहे को देता है। अब बताओ चूहे, वो गिद्धनी कहाँ पर है? महाराज वो कोई गिद्धनी नहीं, बल्कि वो एक आदमखोर डायन है जो मनुष्यों को शिकार कर उन्हें उबालकर खा जाती है। उससे साधारण इंसान जीत नहीं सकता। चूहा, यदि तुम उस डायन के बारे में इतना सब कुछ जानती हो तो फिर ये भी अवश्य जानते होगे कि उसका अंत कैसे होगा। हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि उसका अंत कैसे होगा। तो फिर बताओ मुझे, उसका अंत कैसे होगा? महाराज उसका अंत करना इतना आसान नहीं। आपसे पहले एक और राजा ने उस डायन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे, तो उस डायन ने उस राजा को भी मारकर खा लिया। चूहा, तुम मेरे प्राणों की चिंता ना करो, तुम बस मुझे उस डायन को मारने का उपाय बताओ। तो फिर ठीक है, सुनो महाराज, आपको चिल्का नदी से उस चमत्कारी पत्थर को ढूंढ कर लाना होगा। यदि आप उस पत्थर को ढूंढ कर ले आए तो ये समझो कि उस डायन की मौत निश्चित है। ठीक है चूहा,
मैं तैयार हूँ। चलो मुझे उस नदी के पास ले चलो। क्षमा करिए महाराज, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। बस मैं आपको वहाँ का रास्ता ही बता सकता हूँ। ठीक है चूहे, तुम मुझे वहाँ का रास्ता ही बता दो। महाराज, आप यहाँ से सीधे चले जाओ, पहाड़ी के उस तरफ ही वो नदी है। इतना सुनकर राजा उस पत्थर की तलाश में निकल पड़ता है। मुझे लगता है यही वो चिल्का नदी है। चलो जल्दी से इसके अंदर चलता हूँ। राजा पानी में काफी देर तक इधर उधर घूमता है। आखिर कहाँ हो सकता है वो चमत्कारी पत्थर? अरे ये गुफा कैसी है? कहीं वो चमत्कारी पत्थर इसी गुफा में तो नहीं है? इतना बोलकर राजा उस गुफा के भीतर घुस जाता है। राजा गुफा के भीतर अपने सेठ को देखता है, जो कि जीवित अवस्था में है और एक पिंजरे में कैद है। अरे मगरमच्छ, मुझे छोड़ दो। तुम्हें मुझे मारकर क्या मिल जाएगा? यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए रोज रोज एक नया शिकार लेकर आऊंगा। मेरा विश्वास करो। अरे सेठ, तुझे क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो तुझे जाने दूंगा? तेरी हड्डियां तो मैं चबा चबा कर खाऊंगा। बस 2 दिनों की बात है, जब हमारी महारानी आ जाएगी तब मैं तुम्हारी हड्डियों को खूब चबाऊंगा। तब तक के लिए चुपचाप पिंजरे के अंदर बंद रहो। अरे ये तो हमारे सेठ हैं, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आए? राजा चुपचाप उस मगरमच्छ की बातों को सुन रहा था। तभी उसकी नजर पास में रखी एक चमकदार वस्तु पर पड़ती है। अरे ये क्या? कहीं ये वही चमत्कारी पत्थर तो नहीं है? हाँ, जरूर यही वो चमत्कारी पत्थर है। सावधान दुष्ट मगरमच्छ, मेरे रहते हुए तू सेठ का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे तू कौन है जो सेठ को बचाने के लिए आ गया? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। ये आदमी तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे मैंने इसे पहले कभी देखा है। अच्छा, तो फिर और भी अच्छी बात है। एक शिकार और सही। इतना कहकर मगरमच्छ राजा की तरफ हमले के लिए बढ़ता है। तभी राजा अपनी तलवार से मगरमच्छ को मौत की नींद सुला देता है। सेठ जी, ये कैसा पिंजरा है? इसका तो कोई भी दरवाजा नहीं है। महाराज, ये एक जादुई पिंजरा है। इसकी चाबी वो चमत्कारी पत्थर है। यदि तुम उस पत्थर को उठाकर इस पिंजरे से स्पर्श कर दोगे तो ये पिंजरा गायब हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। इतना सुनते ही राजा उस पत्थर को उठाकर पिंजरे से स्पर्श कराता है। पत्थर के स्पर्श होते ही वह पिंजरा गायब हो जाता है। चलो सेठ जी, जल्दी से इस नदी के बाहर चलो। फिर वह दोनों जल्दी ही उस नदी से बाहर निकल आते हैं। महाराज, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। वैसे महाराज, मेरा हृदय ऐसा क्यों कहता है कि मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूँ, जबकि सत्य तो ये है कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सेठ जी, मैं विक्रमादित्य हूँ, जिसने आपके घर में नौकरी की थी। फिर राजा अपनी सारी कहानी सेठ को सुनाता है। महाराज, मेरे धन्यवाद जो आप जैसे महान राजा के साथ समय बिताने का अवसर मिला। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। अभी मुझे और भी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इतना कहकर राजा वापस उस चूहे से मिलने के लिए चल पड़ता है और सेठ वहाँ से अपने राज्य की ओर चला जाता है। शायद सेठ का जीवन अभी बाकी था, इसीलिए वो मौत के मुंह से भी बचकर बाहर आ गए, क्योंकि उनके भाग्य में अभी मौत नहीं लिखी थी। और यदि मैं कर्म करके यहाँ तक नहीं आता
तो शायद सेठ को बचाना संभव नहीं होता। चूहा, मैं उस चमत्कारी पत्थर को ले आया हूँ। बताओ मुझे अब इस पत्थर का क्या करना है। महाराज, आप इस पत्थर को अपनी तलवार में समाहित कर इसे अपनी ताकत बना लो, जिससे एक ही बार में वो दुष्ट डायन परलोक को चली जाए। इतना सुनते ही राजा उस पत्थर को अपनी तलवार से स्पर्श कराता है तो वह चमकीला पत्थर उसी तलवार के अंदर समा जाता है। चूहे, अब तुम मुझे उस डायन तक पहुंचने का रास्ता बताओ। महाराज, आप यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा की ओर चले जाइए। जंगल के बीच में एक झोपड़ी बनी है, उसी झोपड़ी में वो डायन रहती है। इतना सुनकर राजा वहाँ से निकल पड़ता। राजा चलते चलते जल्दी ही उस डायन की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। जरूर ये झोपड़ी उस डायन की ही होगी। अरे, इसके अंदर से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। इतना बोलकर राजा तुरंत ही झोपड़ी के भीतर जाकर देखता है तो वह बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा था। ओहो, इस दुष्ट बच्चे ने तो रो रो कर मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। बस थोड़ी देर और रुक जा, फिर तू रोने के लिए बचेगा ही नहीं। अरे, कढ़ाई में तो मैं मसाले डालना ही भूल गई। जरा मैं मसाले लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वह डायन वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है डायन देर में आएगी। मैं बच्चे को उठाकर यहाँ से चला जाता हूँ, फिर आकर इस डायन से निपट लूंगा। इतना बोलकर राजा जल्दी ही उस बच्चे के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अरे दुष्ट राजा, तुझे क्या लगा तू मेरे न रहने पर मेरे शिकार को चुरा कर ले जा सकता है? तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। अरे दुष्ट डायन, तुझे क्या लगता है मेरे रहते हुए तू इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है? तो ये तेरी भूल है। उसका भी फैसला अभी हो जाएगा, पहले मेरे वार से बच। अरे ये कैसे किया तूने? तू मेरे वार से बच कैसे गया? महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे बेटे को नहीं बचाते तो शायद आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं होता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा महाराज। अरे नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। इतना बोलकर राजा अपनी पत्नी के साथ अपने महल की ओर निकल पड़ता है। यदि देखा जाए तो यहाँ भी कर्म ही बड़ा है। यदि मैं उस बालक को बचाने के लिए नहीं जाता तो शायद वो बालक भी लौटकर नहीं आ पाता और ना ही सेठ का जीवन बच पाता। महाराज, आज 1 महीना पूरा हो चुका है। क्या आपको हमारे सवाल का जवाब मिला? हाँ युवक, मुझे तुम दोनों का प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो फिर बताइए ना महाराज, कर्म ही बड़ा है ना? नहीं घनश्याम, कर्म बड़ा नहीं है। तो फिर महाराज भाग्य ही बड़ा होगा। नहीं शामू, भाग्य भी बड़ा नहीं है। ये निर्णय करना कठिन है कि कर्म और भाग्य में से कौन बड़ा है। अभी तो ये कहा जा सकता है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और सदा साथ साथ ही चलते हैं। यदि मनुष्य कर्म ना करे तो फल नहीं मिलता और कर्म करे तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए कर्म के बिना भाग्य कुछ भी नहीं।
आज हमें जो भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो हमारे कर्मों का ही फल है। ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं, लेकिन कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।